दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारा फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हमें पहले क्या ढूंढना था कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए हमको क्या लेके आना पड़ेगा, मॉडल क्वेश्चन। तो ये जो सामने आपके दिख रहा है ना, ये मॉडल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका हमें क्या करना है, पहले आंसर राइटिंग करना है। अब देखो, पहला आंसर राइटिंग है, पहले क्वेश्चन का आंसर राइटिंग है। तो आप सोच रहे होगे, आपके अंदर एक विचार आ रहा होगा कि सर प्लीज़ यार थोड़ा सा तो बता दो कि आंसर राइटिंग कैसे लिखें, कैसे एक अच्छा आंसर लिखें जिससे हम गुड स्कोर कर सकें। तो देखो भाइयों, सिंपल सी बात है, अभी तक के जर्नी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस से मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, बस इसको फॉलो करो। आप जो सोच रहे हो ना, वो मैं भी सोचा था। सर से पूछता था, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखता था, ढूंढता था हाउ टू राइट ए गुड आंसर। बट विश्वास करो, अंततः मैंने एक ही लाइन पाया, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते जाओ, कुछ भी मत सोचो कि आपके पास कंटेंट की कमी है। अब कंटेंट का बहाना जो कर रहे हो ना, देखो 4 वीडियो में मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया कि इसी आंसर को आप 4 तरीके से लिख लोगे। हाँ, आपका जो कंटेंट होगा सेम होगा, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग आप दे सकते हो। तो देखो, हर कोई अपना प्रेजेंटेशन अलग तरीके से ही देता है, सबका लिखने का तरीका अलग होता है, तो वही आप में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना शुरू करो, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। ओके दोस्तों, चलो। और देखो, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जैसे ही हमारा प्री कंप्लीट होगा फिर आएगा मेंस एग्ज़ाम, तो प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें मैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा, खूब मेहनत करूँगा। तो ठीक है भाई, कर लेना मेहनत। 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने के टाइम में आपको ऑप्शनल भी कवर करना है, ऑप्शनल के साथ साथ एसए भी कवर करना है, साथ ही में जीएस पेपर 4 एथिक्स भी कवर करना। तो यार इतना काम होगा, इतना लोड होगा ना कि ये 3 महीना आपको कम लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, आज से शुरू कर दो आंसर राइटिंग। ओके, तो बिना ज़्यादा बात करते हुए, वही मैंने बोला ना, मैं कोई ज्ञान देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे बैठ के कैसे एक आंसर अच्छा आंसर लिखें। बस एक ही चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहो। तो देखो, अब इसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन जो भी हो, पहले तो आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो उतना बता देता हूँ। स्ट्रक्चर होगा आपके आंसर राइटिंग का, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, तो यही होता है हमारा स्ट्रक्चर किसी भी आंसर को लिखने का। अब अगर ये 250 वर्ड का है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा 30 to 35 वर्ड्स, मैक्सिमम कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग गया तो 40 वर्ड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूज़न का भी सेम रहेगा, 30 to 35 वर्ड। ओके, और मेन बॉडी जो होता है, रेस्ट, मतलब 170 to 180 वर्ड। ओके, तो यही होगा हमारा फॉर्मेट, यही होगा हमारा स्ट्रक्चर आंसर को लिखने का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई। वैसे मैं तो बहुत बार पढ़ चुका हूँ। तो क्वेश्चन ये है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो परतदार संरचना है ना, उसके एवोल्यूशन को डिस्कस करना है along with the formation of लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और उसके साथ साथ हमें किसका डिस्कशन करना है, फॉर्मेशन किसका, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का। इसी क्वेश्चन पे तो हम पिछले 3 वीडियो में काम किए हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपको हेडिंग में इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, इसलिए इसको देखो लिख के मिटा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन, हेडिंग मत लिखना। एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन की तरह लगना भी चाहिए। ओके, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। तो देखिए लिखता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये इंट्रोडक्शन अच्छा है या इससे अच्छा इंट्रोडक्शन आप खुद दे सकते हो। तो अगर दे सकते हो तो मुझे बताओ। देखो, कभी ये मत सोचना कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सबसे बेस्ट आंसर होगा। आप मेरे से बेस्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कंपटीशन इसी चीज़ का है। ठीक है, तो एकदम होता नहीं, पूजा मत करने लगना, सर ने बता दिया यही आंसर बेस्ट होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी अच्छा आंसर लिख सकता है, सबके अंदर अलग क्रिएटिविटी है। ओके, तो चलिए, अब मैं बता रहा हूँ ना, जो कंटेंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसी कंटेंट को आप अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। तो
वो आपका जो है ना आपको अलग बनाएगा। फिलहाल शुरू करते हैं अपने आंसर को। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इनिशियली आवर अर्थ वाज, हाँ अब देखो राइटिंग नहीं जा रही है क्योंकि मेरे लिए थोड़ा नया है कि पेन टाइप का यूज़ करके आंसर राइटिंग करना। तो इनिशियली आवर अर्थ वाज, हाँ तो उसके लिए सॉरी, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, धीरे धीरे आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो मैं भी थोड़ा परफेक्ट हो जाऊंगा। ये मैं उम्मीदों के साथ अब काम कर रहा हूँ। तो इनिशियली आवर अर्थ वाज बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। ये तो हमारे अर्थ का कंडीशन था। क्या उसमें कुछ एटमॉस्फियर था? यस। ओके, कह सकते हो या लिख सकते हो हैविंग एटमॉस्फियर composed of hydrogen and helium। ओके, मेनली किससे कंपोज था? हाइड्रोजन और हीलियम से कंपोज था। अब इसमें बता दो कि प्रेजेंट डे अर्थ इज रिजल्ट of processes, okay, that are taking place from नियरली लिखना हो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4.6 बिलियन ईयर्स। ओके, तो ये जो हमारा इनिशियल कंडीशन था अर्थ का, उसमें से जो हमारा प्रेजेंट अर्थ निकल के आता है, ये किसका परिणाम है? उन प्रोसेसेस का जो हमारी पृथ्वी पर 4.6 बिलियन ईयर से हो रहे हैं। अब इससे अच्छा इंट्रोडक्शन अगर लिख सकते हो तो लिख के बताओ। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन ये हो सकता है। ओके, तो देखो वर्ड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 वर्ड्स आता है तो 9 इंटू 4 कर लो, 36, मतलब 35 वर्ड के आसपास है हमारा ये इंट्रोडक्शन। और सही से काउंट करो, देखो कितना हो सकता है। तो मतलब हम वर्ड लिमिट में अभी काम कर रहे हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आते हैं हम मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे सीधे हम शुरुआत करेंगे किसका? एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। देखो राइटिंग इतनी भी ख़राब नहीं है, हाँ ये थोड़ा सा जूम है, ये देखो जूम इन करने पे देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है राइटिंग ना। तो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के एवोल्यूशन की बात करें तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया था, लेकिन उसको हमको क्या करना? शॉर्ट करना, कम से कम 50-60 वर्ड में ला के रख दो। तो इससे ज़्यादा हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर के बाद एवोल्यूशन ऑफ आपको हाइड्रोस्फीयर भी लिखना है, एवोल्यूशन ऑफ आपको एटमॉस्फेयर भी लिखना है। तो इसलिए 60 वर्ड सबको दे दो या उससे कम में करने का ट्राई करो। ओके, तो इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे अपने आंसर को। ड्यूरिंग एक्रीशन, यहाँ पे इसका मतलब क्या है तो वो भी समझाते चलता हूँ। एक्रीशन के दौरान कह रहा है, तो मतलब कि जब हमारा इनिशियल अर्थ था, जो बैरन था, रॉकी था, वो वोल्टाइल स्टेट में था, उसमें क्या था? हाइड्रोजन, हीलियम और साथ ही में अदर मटेरियल्स थे, वो सभी क्या थे? ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट थे। वो सभी क्या करेंगे? एक्रीट करेंगे, मतलब पास पास आने चाहेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना चाहेंगे। और इस तरीके से क्या होगा? एक्रीशन के दौरान क्या होगा कि इनका जो डेंसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये फिर क्या होंगे? हीटअप होंगे तो फिर ये मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो हमारा अभी क्या पर्पस होगा कि मोल्टन स्टेट में लाना है, लेकिन कम शब्दों में लाना है। तो ड्यूरिंग एक्रीशन के दौरान क्या होगा? द अर्थ materials heated
heated up, causing it to become molten. Okay, this led to process of differentiation. देखो मोल्टन स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या, यही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, पहले जो मटेरियल्स हो गए पृथ्वी के अंदर वो अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। फिर जब वो कूल होगा, पृथ्वी और कूल होगा और सॉलिडिफाई होगा तो लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। ओके, इसको ही प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेयर डेंसर मटेरियल्स लाइक निकल एंड फेरस या कह सकते हो आयरन, ठीक है, मटेरियल ये क्या होंगे, सिंक होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सैंक, कहाँ पे, टू फॉर्म कोर। वैसे सैंक टूवर्ड्स सेंटर एंड आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन दे फॉर्म कोर, बट इसको शॉर्ट में कैसे लिखना होगा, मटेरियल सैंक्स टू फॉर्म कोर। ओके, while lighter materials राइस या कह सकते हैं कि रोज टू फॉर्म क्या बनाएंगे, क्रस्ट। ओके, एंड सॉलिडिफिकेशन जब हुआ, इसकी वजह से जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेड इन द अर्थ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इन द formation of Earth's layered structure। ओके, बिकॉज लिथोस्फीयर को मेंशन करने को बात किया था, तो इसलिए हम ये लिख देंगे, इसमें जो हमारा द आउटर रिजिड and mechanical layer is called lithosphere। ठीक है, तो लिथोस्फीयर भी मेंशन हो गया। ये जो हमारा आउटर मैकेनिकल लेयर होता है, जैसे एस्टेनोस्फीयर हमारा एक मैकेनिकल लेयर है, वैसे लिथोस्फीयर भी हमारा मैकेनिकल लेयर है। ठीक है, तो जो हमारा रिजिड आउटर मैकेनिकल लेयर है वो क्या कहलाएगा, लिथोस्फीयर कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन पूरा हुआ। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन है, और अगर हम एज्यूम करें कि हमारा 8 से 9 वर्ड आ रहा है, तो 60 वर्ड के अंदर हो गया है। ठीक है, ओके। अब इसको अगर फिगर दिखाना चाहें, फिगर बनाना चाहें, तो ऐसे बना सकते हैं कि ये था हमारा इनिशियल अर्थ या प्रिमोर्डियल अर्थ। ठीक है, जो पूरी तरह से क्या है, गर्म आग का गोला, मतलब मैग्मा है। इसमें देखो सेंटर से लेकर के सरफेस तक एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही कंपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से और सरफेस तक एक ही कंपोजिशन है। फिर हमारा क्या होगा, डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगा, तो इसको शो अप कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे क्या हुआ, डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, D डेंसिटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर हमारा अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ कुछ इस प्रकार से, क्रस्ट बना,
मेंटल बना और फिर हमारा कोर बना, क्रस्ट, मेंटल और कोर का फॉर्मेशन हुआ। या इसको दूसरे तरीके से दिखाना चाहें, अगर इसका से एक सेक्शन दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में नहीं यूज़ कर सकते, तो इसलिए आप एक ही पेन से सब काम करो। हेडिंग वेडिंग के लिए भले ही थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, या लाइन करने के लिए चेंज कर सकते हो, मतलब अंडरलाइन के लिए। ये देखो सेक्शनल हो गया। ओके, अब सेक्शनल में ही आप दिखा दो ये, सॉरी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेयर्ड स्ट्रक्चर बाय डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी एन डी मत लिखो, डेंसिटी डिफरेंशिएशन डी डी लिख दो डी डी, डेंसिटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन हो गया। अब एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, बहुत अच्छे से मैंने ये हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन आपको समझाया था, एक एक जगह पे रुक रुक के बढ़िया से एक एक प्रोसेस को समझाया था। बट यहाँ पे उसको क्या करना है, कम शब्दों में लिखना है। तो देखो अभी शुरुआत कहाँ से होगा हाइड्रोस्फीयर के एवोल्यूशन का, डीगैसिंग से, कि जब डीगैसिंग होगा तो वाटर वेपर बाहर निकल के आएगा, फिर उस वाटर वेपर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन का रेन होगा। अब वो रेन वाटर जो होगा गेट कलेक्टेड इनटू द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस। बस इतना ही हमको करके दिखाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज, अच्छा ये लाइन वाइन मत खींचिएगा। एज द अर्थ कूल्ड, ठीक है, डीगैसिंग, डीगैसिंग का मैं मतलब समझाया था कि डीगैसिंग मतलब होता है कि अंदर की जो गैसेस हैं, जब हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से है तो अंदर की जो गैसेस है वो बाहर निकलना चाहेंगी। तो जो बाहर निकलती हैं गैसेस, तो उस प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते हैं। तो डीगैसिंग हुआ, एज द अर्थ कूल्ड, डीगैसिंग रिलीज्ड वाटर वेपर। अब अदर गैसेस भी निकलेंगे लेकिन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड को कम करना है। ठीक है, रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम द इंटीरियर, ये भी लिखना हो तो लिखो, नहीं तो इसको भी हटा दो, फ्रॉम द इंटीरियर। ठीक है, ये लिखना चाहो लिखो, नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इंटीरियर से ही आएगा। ठीक है, रिलीज वाटर वेपर, फिर कॉन्टिन्यूड कूलिंग, कॉन्टिन्यूड जो कूलिंग आगे होगा जिसकी वजह से लेड टू कंडेंसेशन। और मैंने बताया था कंडेंसेशन वाज नॉट वेरी इजी इनिशियली, बिकॉज वाटर वेपर तो निकल के अंदर से बाहर आएगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा। एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी खूब सारी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा कह सकते हो एटमॉस्फेयर भी हमारा गर्म है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वाटर वेपर जो निकला वो एटमॉस्फेयर में रहेगा, लेकिन कंडेंसेशन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सब लिखना नहीं है। ठीक है, तो हमें सीधे क्या करना है, कॉन्टिन्यूड कूलिंग लेड टू द कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन होगा एंड रेनफॉल, कंडेंसेशन हुआ, बारिश भी हो गया, रेनफॉल बिगेन। ओके, दिस रेन वाटर वाटर क्या होगा, गेट अकुमुलेटेड इन द, किसमें, अर्थ सरफेस डिप्रेशन, पृथ्वी के सतह पर जो डिप्रेशंस फॉर्म हुए होंगे, क्यों हुए होंगे ये भी बताया था मैंने, कि जब हमारा अर्थ कूल हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि जो कूलिंग का प्रोसेस है ना, वो हमारे सरफेस पे अलग होगा और हमारे इंटीरियर में अलग होगा। मतलब उनके जो कूलिंग का जो रेट है दोनों में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से टेंशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से डिप्रेशंस फॉर्म होंगे। ओके, तो रेन वाटर गेट अकुमुलेटेड इन द अर्थ सरफेस डिप्रेशंस, ओके, फॉर्मिंग
क्या बनाएगा, ओशियंस बनाएगा, ओशियंस। ठीक है, पीरियड भी लिख दो, बिटवीन, हाँ कंटिन्यू राइटिंग बस, बिटवीन 3.8 to 4.2 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओके, अब इसको जो मैंने आपको एक और बताया था कि अगर आप चाहो तो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि थोड़ा दूसरे पेन से करता हूँ और लिख के। पहले आप लिख देना डीगैसिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें वाटर वेपर comes out from interior। नेक्स्ट, डीगैसिंग के बाद अर्थ कूल डाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडेंसेशन, फर्दर कूलिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल, ओके। अब रेनफॉल हो गया, रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन डिप्रेशन, रेन वाटर गेट collected in depressions, forming ocean 3.8 to 4.2 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप आंसर लिख सकते हो। तो ये और करके मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। नेक्स्ट हमें लिखना है एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो मैंने बताया था 3 स्टेज में हो सकता है, तो तीनों स्टेज को आप चार्ट के फॉर्म में लिख दो या अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो या स्टेप वाइज लिख दो। मैं थोड़ा सा वर्ड वाइज लिखता हूँ, ओके, मतलब पैराग्राफ वाइज लिखता हूँ। तो देखिए, जो हमारा पृथ्वी था उसका जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, मतलब प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो आप कह रहे हो, वो किससे कंपोज था? मैंने अभी बताया हाइड्रोजन एंड हीलियम से, जो आपने इंट्रोडक्शन में देखो लिखा है यहाँ पे कि हाँ, आवर जो हमारा एटमॉस्फेयर था कैसा था, कंपोज था हाइड्रोजन एंड हीलियम से मेनली, ओके। तो वही वाला आंसर लिखना है। द अर्थ primordial atmosphere was mainly composed of हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक बार लिख चुके हो। प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर वॉज लॉस्ट ड्यू टू, किसके द्वारा लॉस्ट होगा? सोलर विंड, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे पृथ्वी के पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, और वैसे भी सन नया था, सोलर विंड जो है बड़ा इंटेंस था। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से जो हमारा प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, मतलब जो हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ था, वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि हमारा जो सोलर विंड था वो उसको स्ट्रिप्ड ऑफ कर देता है हाइड्रोजन हीलियम को, बिकॉज हाइड्रोजन हीलियम वैसे भी क्या है, थोड़े से हल्के गैस हैं
ओके, तो द अर्थ प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर वॉज लॉस्ट ड्यू टू सोलर विंड। इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने बताया था, जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, मतलब प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर लॉस हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, डीगैसिंग होता है। तो फिर से डीगैसिंग लिखेंगे, वोल्केनिक डीगैसिंग रिलीज्ड। अब वाटर वेपर भी लिख दो और साथ में गैसेस भी लिख दो। वोल्केनिक डीगैसिंग रिलीज्ड वाटर वेपर, and gases like CO2, N2, CH4, NH3। तो मैंने बताया था इसमें सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होगा और CO2 होगा, N2 होगा, ये मेन हमारे गैसेस होंगे। तो एक तरह से हमारा जो सेकेंड एटमॉस्फेयर बना। ओके, तो लिख दें आगे, फॉर्मिंग सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। पहला प्राइमरी एटमॉस्फेयर कौन था, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। फॉर्मिंग सेकेंडरी एटमॉस्फेयर। ओके, अब जो चीज़ें आपको सिर्फ बता रहा हूँ उसको लिखना नहीं है। मैंने कहा था वाटर वेपर बारिश का साथ नीचे आ जाएगा, CO2 जो है वो भी बारिश के पानी में डिजॉल्व होकर नीचे आ जाएगा, और साथ ही साथ जो अदर मिनरल्स हैं हमारे पृथ्वी पर उनके साथ मिल करके कार्बोनेट मिनरल्स बनाएगा। तो इस वजह से CO2 कंसनट्रेशन घटा, वाटर वेपर का कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में घटा। तो हमारा जो नाइट्रोजन होता है ना, वो राजा बन जाता है, मतलब कि वो डोमिनेंट गैस बन जाता है। ओके, तो नाइट्रोजन तो आ चुका है, ऑक्सीजन लेके आना है। तो ऑक्सीजन पे की बात अब करते हैं, ठीक है। ओवर टाइम फोटोसिंथेटिक organisms released oxygen, okay, leading to the present composition of atmosphere. ओके, तो इस प्रकार से हमारा जो आज का एटमॉस्फेयर बन के आता है। अगर आप देखो कहीं पे और भी बताना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते थे, इसके आगे जस्ट थोड़ा सा ऐड अप कर सकते थे कि प्रेजेंटली 71% ऑफ आवर अर्थ इज़ ऑक्युपाइड बाय व्हाट, ओशियंस। ओके, ताकि पता चले कि एवोल्यूशन के बाद क्या हुआ है। यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर सकते थे कि एवोल्यूशन के पहले हमारा जो था प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बना था। और फिर आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारा उसमें क्या है, N2 जो है सबसे डोमिनेंट गैस है, फिर हमारा ऑक्सीजन डोमिनेंट गैस है। तो ये आप दिखा सकते थे, बट जैसा भी आपको सही लगे। बाकी मैं तो यहीं तक लिख रहा हूँ अभी। ओके, नाउ कम्स टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में दे देते हैं। ओके, प्रेजेंट डे पिक्चर्स ऑफ अर्थ इज आउटकम, किसका आउटकम है, इज आउटकम ऑफ एवोल्यूशन of lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, together they support life on earth, that is biosphere। ठीक है, तो वही
आपका जो कंक्लूज़न होगा कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा प्रेजेंट डे पिक्चर है किसका, पृथ्वी का, ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अगर हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में एवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो हमारे पृथ्वी पर लाइफ की पॉसिबिलिटी थी नहीं, तो हम ही कहाँ होते। तो हमें एक जो खूबसूरत पृथ्वी आज लग रहा है, तो खूबसूरत देखने वाला होता कौन, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा एक बेटर कंक्लूज़न। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर राइटिंग कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि हम अपने वर्ड लिमिट में ही हैं। देखिए, अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा पहले, वो होगा हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी का एवोल्यूशन हो गया है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन उस लेयर्ड स्ट्रक्चर में पहले हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे और देखेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो जो लेयर्ड बने हैं उनकी क्या खास बात है, और फिर देखेंगे कि जो पृथ्वी के अंदर की जो सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा एंडोजेनेटिक फोर्सेस बाहर आता है। आप देखना, आपको डिफरेंस लगेगा, जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा कि किस प्रकार से हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस को अंदर जाके पहले पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहाँ ज़्यादा लगे, कहाँ कम लगेगा, और उसका क्या रीज़न्स है, पृथ्वी के अंदर क्या रीज़न्स हो रहे हैं उसके, ठीक है। तो वो सारी बातें हम सीखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ही सेकंड यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, फिर हमारा नेक्स्ट आंसर राइटिंग होगा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।